हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। नीट निर्माण की हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। आप अपने अपने कॉपी और पेन निकाल लें, और मैं जो बोल रहा हूँ बच्चों आपको, बस आप इसको मेरे साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। ध्यान दें, एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ बच्चों आज। क्या बेटा? वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति। तो पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों वेक्टर विश्लेषण की। जब ध्यान से सुन लें, वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्या बेटा? वेक्टर एनालिसिस। चलिएगा नोट करें। नोट कर लें बच्चों। चैप्टर है आपका वेक्टर विश्लेषण, और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम प्रक्षेप्य गति को। तो सबसे पहले हम वेक्टर विश्लेषण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नोट करें आप मेरे साथ। चलो, क्या सभी भौतिक राशियों को हम दो भागों में बांटते हैं बच्चों। एक्चुअल में भौतिक राशियों को किसकी डायरेक्शन के बेस पर, किसके बेस पर? डायरेक्शन के बेस पर हमने दो भागों में बांटा है इसको। एक तो ऐसी राशियां जिनमें दिशा न हो, उनको बोला जाता है अदिश राशि। जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, ऐसी भौतिक राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, ठीक है ना, ऐसी भौतिक राशियों को बोला जाता है सदिश राशि, ठीक है। तो जरा नोट करें आप, सभी भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा है। एक तो अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं बच्चों इनको। कौन सी राशियां? स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशियां, इनको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण तो हो लेकिन दिशा न हो, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे नोट करें, दूरी है, समय, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, दाब, ताप, आवेश, ये वैद्युत विभव है, ठीक है ना। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारा, जरा दिमाग लगाएं यहां। एक्चुअल में जो वैद्युत धारा होती है ना, इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। लेकिन वैद्युत धारा, इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, लेकिन इसका हम क्या बेटा बीज गणितीय योग करते हैं, सदिश योग नहीं करते। इसी वजह से वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगला लिखें, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, फ्लक्स। एक्चुअल में ये फ्लक्स लिखा है ना, ये दो होते हैं, एक तो वैद्युत फ्लक्स और एक होता है क्या बेटा चुंबकीय फ्लक्स। आवृत्ति, ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सब किसके लिखे हैं? अदिश राशियों के, ठीक है। मतलब ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, कौन सी भौतिक राशि है? वो अदिश राशि है। दूसरी कौन सी है बच्चों? दूसरी कौन सी है? देखो जरा ध्यान से, ध्यान दो। सदिश राशियां, कौन सी राशियां? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, मतलब उसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, बल आघूर्ण, संवेग, आवेग, तनाव, प्रणोद, प्रणोद कहते हैं उछाल बल को। भार, भार समझते हैं ना, भार एक तरह से बल होता है, ठीक है ना। mg जिसे बोलते हैं ना भार, वो बल ही है एक तरह से। यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, क्षेत्रफल। क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रफल लिखा हुआ है। देखो ये क्षेत्रफल वास्तव में सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। और किसी भी सतह का क्षेत्रफल, किसी सतह का क्षेत्रफल हमेशा उस सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है, ठीक है ना। जैसे ये कोई प्लेन है, ध्यान दो, ये कोई प्लेन है और इस प्लेन का जो एरिया है ना, वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। ये एरिया वेक्टर इस प्लेन का, इसको बोलते हैं
क्या बेटा, प्लेन। प्लेन का एरिया प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है हमेशा। ये प्लेन, कोई भी प्लेन है ये इस तरह से, ये वाला प्लेन है, और किसी प्लेन का एरिया हमेशा प्लेन के लंबवत बाहर की तरफ होगा, जैसे कि चित्र में मैंने दिखाया है। इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है नहीं। धारा घनत्व, क्या बेटा, धारा घनत्व, धारा बटे क्षेत्रफल होता है। इसका सूत्र होता है धारा घनत्व का I/A। इसको प्रदर्शित किया जाता है J से। J एक्चुअल में सदिश राशि है। कैसी राशि है? क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल सदिश राशि है इसलिए, ठीक है नहीं। इसलिए वैद्युत धारा घनत्व या धारा घनत्व का ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, कोणीय आवेग, वेग प्रवणता, ताप प्रवणता, विभव प्रवणता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि, ये एग्जाम्पल हैं और उदाहरण हैं किसकी? सदिश राशियों की। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट समझते हैं बच्चों। एक क्वांटिटी और लिखी हुई है बच्चों जो तुमने पढ़ी नहीं होगी, टेंसर क्वांटिटी। क्या बेटा, क्या लिखा हुआ? टेंसर क्वांटिटी। इसको हिंदी में कहा जाता है कर्णिक राशि। टेंसर क्वांटिटी लिखा है, इसको हिंदी में कहा जाता है कर्णिक राशि, कर्णिक राशि, कर्णिक राशि। कर्णिक राशि क्या होती है बच्चों? कर्णिक राशि ऐसी भौतिक राशि बच्चों जो न तो सदिश हो न अदिश, वे भौतिक राशियां जो ना तो स्केलर हों ना ही वेक्टर हों, उन भौतिक राशियों को हम टेंसर क्वांटिटी या ये बोलिए कर्णिक राशि कहते हैं बच्चों। जैसे जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण एक्चुअल में ना तो अदिश है ना सदिश, इसको बोला जाता है कर्णिक राशि। वास्तव में जड़त्व आघूर्ण में क्या होता है? परिमाण तो होता है बच्चों, ठीक है ना, लेकिन दिशा नहीं होती। अब क्योंकि इसमें परिमाण है, क्या है इसमें? परिमाण है। परिमाण तो समझते हैं ना, तो अदिश राशि होनी चाहिए, लेकिन ये अदिश राशि नहीं है, ये कर्णिक राशि है। एक्चुअल में जड़त्व आघूर्ण एक गुण है। क्या बेटा? प्रत्यास्थता गुणांक, ये प्रॉपर्टी है बच्चों एक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये भी प्रॉपर्टी है, और ये, ठीक है ना, दृढ़ता गुणांक, ये प्रॉपर्टी है। और ऐसी भौतिक राशियां जो न तो अदिश हो ना सदिश हो, वो किसी वस्तु का गुण बता दें, ऐसी भौतिक राशियों को कर्णिक राशि कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? जैसे जड़त्व आघूर्ण लिखा आपने, द्रव्यमान को जड़त्व कहा जाता है, अदिश राशि है, लेकिन जड़त्व जब कहते हैं ना द्रव्यमान को, वो ना तो अदिश ना सदिश, वो कर्णिक राशि होती है। ऐसे ही उसी तरह से जड़त्व आघूर्ण, इसमें परिमाण है, दिशा नहीं है, अदिश होनी चाहिए, लेकिन जड़त्व, जैसे जड़त्व को द्रव्यमान कैसे है, ठीक है ना, ऐसे ही भाई सरल रेखीय गति में जो महत्व जड़त्व का होता है, घूर्णन गति में वही महत्व जड़त्व आघूर्ण का होता है। एक तरह से प्रॉपर्टी हो गई। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये भी एक वस्तु का गुण है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक इत्यादि, ये उदाहरण है किसके? कर्णिक राशि के, टेंसर क्वांटिटी के, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट समझते हैं बच्चों, ध्यान दें। किसी भी वेक्टर को प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को प्रदर्शित किया जाता है हमेशा एक सरल रेखा से। देखो जरा, वेक्टर को प्रदर्शित कर रहे हैं हम सरल रेखा से। क्या बेटा? रिप्रेजेंटेशन लिखा है मैंने, प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से दर्शाया जाता है। इसमें एक तो होता है तीर का निशान, ये जो तीर का निशान है ना, एरो का साइन, ये तो वेक्टर की दिशा को बताता है, ठीक है ना। वेक्टर को हमेशा एक सरल रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। जो तीर का निशान लगा हुआ है इसे शीर्ष बोला जाता है, हेड बोला जाता है, हेड, और इसे बोला जाता है टेल, ठीक है ना।
हेड समझते हैं ना, हेड, और इसे बोलते हैं टेल, पुच्छ कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। किसी भी वेक्टर को एक सरल रेखा से प्रदर्शित करते हैं जिसमें ये तीर का निशान इसकी दिशा को बताता है, और इस सरल रेखा की लंबाई हमेशा वेक्टर के परिमाण को व्यक्त करती है। यहां पर लिख दिया है मैंने, वेक्टर को एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम, जिसमें एक तीर का निशान होगा। सरल रेखा की लंबाई वेक्टर के परिमाण को बताएगी, और तीर का निशान जो होता है वेक्टर की दिशा को बताता है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। जैसे यहां पर एक वेक्टर बनाया हुआ है मैंने, देखो जरा, यहां पर वेक्टर ए बनाया हुआ है जरा, ठीक है ना। इसमें क्या है, दिशा भी है और परिमाण भी है। तो हम वेक्टर ए जरा गौर से देखिए, इस वेक्टर में वेक्टर का परिमाण भी होगा प्लस इसमें इसकी दिशा भी होगी, ठीक है ना। और अगर केवल वेक्टर के परिमाण को दिखाना है हमें, इसकी दिशा को नहीं दिखाना। जैसे ये वेक्टर है, इसके ऊपर मैंने ए के ऊपर एक वेक्टर लगा दिया है, तीर का निशान लगा दिया है, तो इसका मतलब इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। और अगर इसका केवल परिमाण दिखाना है तो या तो इसके ऊपर वेक्टर मत चढ़ाओ, अगर वेक्टर चढ़ा दिया है तो इसको दो लाइनों के अंदर बंद कर दो। इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ए का परिमाण कहा जाता है, वेक्टर का परिमाण कहा जाता है, इसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर है। मॉडुलस जब दिखाते हैं ना हम, तो दो लाइनों के बीच में बंद करते हैं बच्चों से। जैसे या तो परिमाण केवल दिखाना है तो उसमें वेक्टर मत लगाइए, और अगर वेक्टर लगाते हो तो दो लाइनों के अंदर बंद कर दो। इसे लाइन बनाई है मैंने, इस वेक्टर को परिमाण जब प्रदर्शित किया है तो मैंने ऐसे प्रदर्शित किया है, मतलब इसको ब्रैकेट में बंद मत कर देना, ऐसे ब्रैकेट में बंद मत कर देना, ये गलत है। वेक्टर का परिमाण दिखाना है तो वेक्टर को दो लाइनों के बीच में बंद कर दो, इसका अर्थ होता है मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ वेक्टर या मोड ऑफ वेक्टर या वेक्टर का परिमाण बोला जाता है बच्चों इसको। तो वेक्टर का केवल परिमाण दिखाना है तो उसके ऊपर से वेक्टर हटा लो, या फिर वेक्टर लगा रहे हो तो मॉडुलस ले लो, दो लाइनों के बीच में बंद कर दो उसे, ठीक है ना। ये बात क्लियर है बच्चों। अब वेक्टर और कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये जरा देखें। बराबर वेक्टर किनको कहेंगे हम, ऐसे दो वेक्टर जिनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, इक्वल वेक्टर कहेंगे, बराबर वेक्टर कहेंगे। जैसे एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, तो दोनों की दिशा भी समान है और जो परिमाण इस वेक्टर का होगा वही परिमाण इसका होना चाहिए, तो वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या कहलाएगा, बराबर कहलाएगा। दो वेक्टर तब बराबर कहलाते हैं जबकि दोनों की दिशा समान हो और परिमाण बराबर हो। तो ए बराबर बी और इसका परिमाण भी बराबर होना चाहिए, तो परिमाण को दिखाने के लिए मैंने क्या दिखा दिया है, मॉडुलस। मॉडुलस भी सेम है और दिशा भी सेम है। तो यहां पर a इक्वल टू बी, इसका अर्थ ये हो गया इसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है बच्चों। क्या बेटा, इक्वल वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, देन वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर जिनकी दिशा भी समान हो, क्या बेटा, दिशा भी समान हो और परिमाण भी समान हो, कैसे वाले वेक्टर कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। और विपरीत वेक्टर कौन से हैं बच्चों, विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर जिनका परिमाण तो बराबर हो लेकिन दिशा कैसी हो, अपोजिट हो। एक वेक्टर ए और ये वेक्टर जो बी बनाया है ना मैंने, इसका जस्ट अपोजिट बनाया है। इसका परिमाण और इसका परिमाण दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है ना। वेक्टर ए का परिमाण और माइनस बी, वेक्टर माइनस बी का परिमाण, दोनों का परिमाण अगर बराबर है, यहां पर ये दो वेक्टर देखो जरा गौर से, विपरीत वेक्टर बनाइए मैंने, विपरीत वेक्टर लिखा हुआ है यहां पर, अपोजिट वेक्टर लिखा हुआ है। ऐसे दो वेक्टर, कैसे दो वेक्टर, जिनका परिमाण समान और दिशा जस्ट अपोजिट हो। दो वेक्टर तब विपरीत कहलाते हैं जबकि दोनों का परिमाण बराबर हो और दिशा जस्ट विपरीत हो, ठीक। जरा ध्यान दें यहां, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, जैसे इस वेक्टर का परिमाण मान लो 5 यूनिट है और इस वेक्टर का भी परिमाण 5 यूनिट है, लेकिन दिशा कैसी है, अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना। वेक्टर ए बराबर माइनस बी, मतलब वेक्टर ए बी के बराबर कब हुआ,
जब b के आगे माइनस साइन लगा दिया, माइनस किसी वेक्टर के आगे का माइनस साइन हमेशा वेक्टर को क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा। तो देखो इस वेक्टर b को, b के आगे मैंने माइनस साइन लगा दिया तो ये वेक्टर की डायरेक्शन पलट जाएगी। वेक्टर ये तो b है, ये वेक्टर माइनस b है, माइनस b वेक्टर a के बराबर होगा, मतलब वेक्टर a का a की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। माइनस साइन बता रहा है कि वेक्टर b की दिशा वेक्टर a के जस्ट अपोजिट है, और वेक्टर b के आगे मैंने माइनस साइन लगा दिया तो ये वेक्टर पलट करके किधर हो जाएगा, a की तरफ। और जब वेक्टर b की डायरेक्शन a की तरफ हो गई तो दिशा समान हो गई और मैग्नीट्यूड भी समान है, तो a b के बराबर नहीं है, a बराबर है किसके, माइनस b के। लेकिन इसका परिमाण वेक्टर a का परिमाण और वेक्टर माइनस b का परिमाण दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ऐसे दो वेक्टर जिनकी दिशा तो अपोजिट है लेकिन उसका परिमाण बराबर है, उन वेक्टरों को विपरीत वेक्टर कहा जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है, विपरीत वेक्टर कहते हैं, हम उनको अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं। क्या बेटा, जैसे यूनिट वेक्टर का सेंस क्या है बच्चों, देखो जरा ध्यान से। जैसे ये कोई वेक्टर है ए और ये ईस्ट की तरफ है, मान जाओ ईस्ट कहते हैं पूर्व को, ठीक है ना, ईस्ट पूर्व को, पूर्व दिशा को बोलते हैं बच्चों। किसको बोलते हैं, ईस्ट पूर्व दिशा को बोलते हैं। जरा ध्यान से देखें, ये कोई वेक्टर है ए जिसकी दिशा मैंने दे रखी है पूर्व की ओर, ठीक है। और मान जाइए इस वेक्टर का परिमाण, इस वेक्टर का परिमाण 5 यूनिट है। यूनिट का मतलब जो भी मात्रक हो, जैसे ये ए जो है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे ये फोर्स है मान जाओ तो 5 न्यूटन लिखेंगे। अगर ये वेग है तो इसे 5 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। यूनिट का मतलब जो भी भौतिक राशि है उसका मात्रक लिख देंगे यहाँ पर। और किधर की ओर है, पूर्व की ओर। डायरेक्शन किधर लिखी है आपने, टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, ठीक है। तो इसका मतलब देखो जरा ध्यान दो, इस वेक्टर का परिमाण तो 5 हो गया और दिशा हो गई पूर्व की ओर। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो वेक्टर है जिसका परिमाण 5 है, इसका यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के अंदर 5 बार शामिल है, 5 बार इंक्लूड है। इसका मतलब ध्यान दो जरा मेरी बात पर, इसका इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो मैं इस वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, मैं इसका यूनिट वेक्टर दिखाना चाहता हूं, तो इसको 5 बराबर बराबर भागों में बांट लो, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका सेंस ये हो गया कि इसका एक जो पार्ट है ना, ये वाला भाई 5 बराबर बराबर भागों में बांटा है। 5 बार बराबर बराबर भागों में क्यों बांटा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो इसके एक पार्ट का, एक हिस्से का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया ना। इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर जो दिखाया है मैंने, इसको एक कैप से दिखाना, एक कैप बोलिए, या इसको हम एन कैप से कहा जाता है, बोला जाता है। और इस वेक्टर ए कैप मींस वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर का परिमाण, और इसको हम यूनिट वेक्टर को, जो वेक्टर है ना उसको ऊपर कैप लगा दो, उसको यूनिट वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं हम, या नॉर्मली हर एक वेक्टर को एन कैप से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है ना। और इसका परिमाण क्या होगा, 1 होगा। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण तो 1 हो और इसकी दिशा वही हो जिसका यह यूनिट वेक्टर है। जैसे ये तो वेक्टर है, इसकी दिशा किधर है, पूर्व की ओर, और ये क्या बनाया है मैंने, इस वेक्टर ए का ये बनाया है मैंने यूनिट वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर का परिमाण तो 1 होगा, लेकिन इस यूनिट वेक्टर की दिशा जो देख रहे हैं आप, ये वही होगी जिसका यह यूनिट वेक्टर है। अब क्योंकि ये ए कैप वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ए कैप की दिशा वही होगी जो वेक्टर ए की है। क्लियर, ये बात मैंने देखो यहां बना दी है। ये कोई वेक्टर है ए और ये इसका यूनिट वेक्टर मैंने दिखाया है, जिसका परिमाण कितना है, 1 है, ठीक है ना, बोलो बच्चों।
और इस पूरे वेक्टर का परिमाण मैंने a मान लिया है, इस पूरे वेक्टर का परिमाण a मान लिया है, ठीक है ना। a कैप क्या चीज है, वेक्टर a का एकांक वेक्टर कहते हैं और इसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा, नोट कर लिया होगा। और वेक्टर a कैप की दिशा वही होगी जो वेक्टर a की है, ये बात मैंने यहां लिख दी है। वेक्टर a कैप और वेक्टर a की दिशा समान होगी, क्योंकि ये जो वेक्टर a कैप है ये वेक्टर a का यूनिट वेक्टर है। ये जो a कैप लिखा हुआ है ना, वेक्टर a का यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब इस यूनिट वेक्टर की दिशा वही होगी जिसका यह यूनिट वेक्टर है। अब क्योंकि a कैप वेक्टर a का यूनिट वेक्टर है, इसलिए a कैप वेक्टर मींस वेक्टर a के यूनिट वेक्टर की दिशा वही होगी जो वेक्टर a की है। यहां तक क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है बच्चों, यहां तक लिख लिया आपने, यस। अगर वेक्टर का परिमाण 1 है, अगर किसी वेक्टर का परिमाण 1 है, उसको जैसे वेक्टर a का यूनिट वेक्टर दिखाना है तो उसका परिमाण तो 1 होगा। अब a का दिखाना है तो वेक्टर कैसे दिखाएंगे, a का दिखाना है तो a के ऊपर कैप लगा दो, b का दिखाना है तो b के ऊपर कैप लगा दो। अब क्योंकि ये जो वेक्टर यूनिट वेक्टर मैंने दिखाया है वेक्टर a का दिखाया है, तो परिमाण तो उसका 1 है और प्रदर्शित करेंगे वेक्टर को, उस वेक्टर के ऊपर कैप लगाना है। ये एक कैप से पढ़ते हैं हम इसे। अगर परिमाण 1 है तो वेक्टर a कैप, परिमाण a है तो क्या कहेंगे, a कैप, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया पूरा। अरे भाई किसी वेक्टर का परिमाण 1 है तो उसको उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा करके प्रदर्शित करना है। परिमाण 1 है तो a कैप, परिमाण 2 होता तो 2 a कैप, 5 होता तो 5 a कैप, और परिमाण अगर a है तो a कैप, तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो वेक्टर बराबर वेक्टर का परिमाण इंटू उस वेक्टर का एकांक वेक्टर, ठीक है। ये एक कॉमन सूत्र बन गया, वेक्टर बराबर वेक्टर, उसी वेक्टर का परिमाण, उसी वेक्टर के परिमाण को उस वेक्टर के एकांक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। वेक्टर का परिमाण उसके वेक्टर के परिमाण को उस वेक्टर के एकांक वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर प्राप्त हो जाएगा हमको। तो वेक्टर बराबर वेक्टर का परिमाण इंटू उस वेक्टर का एकांक वेक्टर, इसको लिख रहा हूं वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है, वेक्टर का परिमाण, वेक्टर का परिमाण, परिमाण समझते हैं ना, आंकिक मान उसका, इनटू उस वेक्टर का एकांक वेक्टर, इनटू उसका एकांक वेक्टर। तो एकांक वेक्टर का सूत्र क्या बन गया, इसलिए एकांक वेक्टर का सूत्र बन जाएगा एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर बराबर, एकांक वेक्टर बराबर वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण। अगर हम किसी वेक्टर को उस वेक्टर के परिमाण से भाग लगा दें तो उस वेक्टर का एकांक वेक्टर निकल आएगा। वेक्टर को वेक्टर के परिमाण से भाग लगा दो, वेक्टर का परिमाण, अगर किसी वेक्टर को वेक्टर के परिमाण से भाग लगा देंगे तो उस वेक्टर का क्या निकल आएगा, एकांक वेक्टर निकल आएगा। क्लियर है ये बात, यहां तक चलिएगा। तो मैंने ये लिख दिया, देखो एकांक वेक्टर अगर मुझे पता करना है तो वेक्टर को वेक्टर के परिमाण से भाग लगा दो। ऊपर तो मैंने वेक्टर लिख दिया, नीचे वेक्टर का परिमाण लिख दिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, उस वेक्टर का एकांक वेक्टर निकल आएगा। क्लियर है, ये बात क्लियर है बच्चों। एक छोटी सी बात और देख लें बस बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात देखें। आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे एक्स वाई जेड, एक्सेस होती हैं 3, एक्स वाई और जेड। थोड़ा सा ध्यान दें मेरी बात पर, ठीक है ना। ये तो बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इनको कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे हम ये कहें, ध्यान दो मेरी बात पर, ध्यान दो। इसको तो मैं बोल रहा हूं एक्स एक्सिस और इसको बोल रहा हूं वाई एक्सिस, दिख रहा है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है भाई। इस एक्स एक्सिस को तो प्रदर्शित किया मैंने इधर, वाई एक्सिस को प्रदर्शित किया है इधर, और जेड एक्सिस जो देख रहे हैं ना आप इस तरह से, इसको मैंने पेपर पर, पेज पर यहां पर ऐसे दिखा दिया है। एक्स दिशा में यूनिट वेक्टर एकांक वेक्टर होता है आई कैप,
वाई दिशा में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप और जेड दिशा में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। आई कैप क्या चीज है? एक्स दिशा में एकांक वेक्टर है, ठीक है। जे क्या है? वाई दिशा में एकांक वेक्टर है, इस वाई दिशा में एकांक वेक्टर है, और के यहां पर जेड दिशा में एकांक वेक्टर है, ठीक है। तो क्या जरा गौर से देखो, क्या एक्स वाई की डायरेक्शन में है? नहीं है भाई, एक्स तो इधर है, वाई इधर है और जेड इधर है। एक्स की दिशा में एकांक वेक्टर आई कैप, वाई दिशा में यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड दिशा में यूनिट वेक्टर के कैप, ठीक है। तो जरा गौर से देखिएगा, वेक्टर आई कैप, वेक्टर जे कैप, वेक्टर के कैप, मतलब एकांक वेक्टर एक्स दिशा में, एकांक वेक्टर वाई दिशा में, एकांक वेक्टर जेड दिशा में। तो क्या इनको हम बराबर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए बराबर नहीं लिख सकते क्योंकि ये बात तो ठीक है, वेक्टर आई कैप का मैग्नीट्यूड वेक्टर जे कैप का मैग्नीट्यूड और वेक्टर के कैप का मैग्नीट्यूड एक है, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर तब बराबर कहलाते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो और दिशा भी समान हो। क्या आई की दिशा जे की दिशा में है? नहीं है। क्या आई जे और के एक ही दिशा में है? नहीं है। और जब एक ही दिशा में नहीं है, परिमाण तो समान है, परिमाण तो ठीक है समान है, लेकिन दिशा समान नहीं है। तो यहां पर तो हमने जो प्रदर्शित किया है, यहां पर ऐसे हम आई बराबर जे बराबर के तभी लिख सकेंगे जब इनका परिमाण भी समान और दिशा भी समान। तो यहां पर परिमाण तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, इसलिए आई डज नॉट इक्वल टू जे, जे डज नॉट इक्वल टू के। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के इज इक्वल टू 1, क्योंकि आई जे के एकांक वेक्टर हैं। आई एकांक वेक्टर है किधर? एक्स दिशा में, और जे एकांक वेक्टर है वाई दिशा में, के एकांक वेक्टर है जेड दिशा में। इसलिए आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के, बट मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड जे एंड के ऑलवेज इक्वल टू 1। जरा गौर से देखो, मैंने यहां पर जो लिखा है ना, ये आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के, बट मैग्नीट्यूड ऑफ आई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। मैं बात करूंगा बच्चों आपसे एडिशन ऑफ वेक्टर की। किसकी? वेक्टरों को जोड़ना, दो वेक्टरों को जोड़ना। तो मैं बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर का मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां तक जो मैंने डिस्कस किया है मेनली एकांक वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर को निकालना सीख लो बच्चों। कभी भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हमको निकालना है तो उस वेक्टर को वेक्टर के परिमाण से भाग लगा देना, तो उस वेक्टर का क्या निकल आएगा? एकांक वेक्टर निकल आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस टॉपिक में बच्चों मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि वेक्टर दिशा के आधार पर हमने सभी भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा था। एक तो ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण हो दिशा न हो, एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, जिसमें परिमाण हो दिशा न हो अदिश राशि है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो सदिश राशि है। और एक भौतिक राशि ऐसी बताई मैंने जिसमें न तो परिमाण हो न दिशा, कर्णिक राशि बोलते हैं जिसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर को प्रदर्शित किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन से, जिसमें एक एरो का साइन होता है, वो डायरेक्शन बताता है, और इस लाइन की जो लंबाई होती है वो इसके परिमाण को बताता है। क्लियर है? यहाँ पर इस वेक्टर में परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी, तो वेक्टर उस क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा देना। और अगर केवल परिमाण दिखाना है तो या तो इसके ऊपर से वेक्टर हटा लो, और वेक्टर अगर लगा रहे हो तो उसका मॉड्यूलस ले लो, तो इसे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बोला जाता है, परिमाण बोला जाता है इसको। बराबर वेक्टर, दो वेक्टर तब बराबर होंगे जब दोनों का परिमाण भी बराबर और दिशा भी समान। विपरीत वेक्टर उनको बोलेंगे जिनका परिमाण तो बराबर हो लेकिन दिशा अपोजिट हो। एकांक वेक्टर हम उसको बोलते हैं जिसका परिमाण एक हो। क्या बेटा? ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो और उसकी दिशा वही होगी जिसका वह यूनिट वेक्टर है। क्लियर? और अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमको निकालना है तो उस वेक्टर को वेक्टर के परिमाण से अगर हम भाग लगा दें तो उस वेक्टर का एकांक वेक्टर निकल आएगा। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, आई जे के यहां पर यूनिट वेक्टर है। आई यूनिट वेक्टर है एक्स दिशा में, वाई यूनिट वेक्टर है जे दिशा में, के यूनिट वेक्टर है
जेड दिशा में। आई, जे और के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि आई कौन सी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बोला बच्चों? आई को यूनिट वेक्टर बोला एक्स दिशा में, जे को बोला वाई दिशा में, और के को बोला जेड दिशा में। तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है? 90। जे और के बीच का एंगल कितना है? 90। के और आई के बीच का एंगल कितना है? 90। आई, जे, के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसी वजह से हमने आई नॉट इक्वल टू जे इक्वल टू नॉट इक्वल टू के, लेकिन मैग्नीट्यूड आई का, जे का और के का हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है बच्चों ये वीडियो आपकी YouTube पर अपलोड हो जाती है, ठीक है ना। आप इसको डाउनलोड कर लें और बाद में इसको रिवीजन के लिए आप सुन सकते हो, ठीक है ना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड पर बच्चों, मंडे के दिन, ठीक है।